इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है माइकल नाम की एक इंजीनियर को दिखाते हुए जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। माइकल ने अब तक कई सारी प्राइवेट कंपनी के लिए अलग अलग टाइप के डिवाइसेस तैयार किए थे और ये सारे डिवाइसेस इतने ज्यादा अत्याधुनिक होते हैं कि मार्केट में इनका बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ गया था। इसी तरीके से अब माइकल को एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी अपना एक प्रोजेक्ट करने के लिए बुलाती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में माइकल को रिक्वायरमेंट के अनुसार एक होलोग्रामिक वीडियो बनानी थी जो अभी तक डेवलप नहीं हुई होती। माइकल को 2 महीनों तक के लिए एक कमरा दे दिया जाता है जिसके अंदर से वो बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके। माइकल को सारी सुविधाएं वहीं पर मिल चुकी थी, इसीलिए वो अब लगातार अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में लग गया था। अब हमें डायरेक्टली 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब कंपनी के मैनेजर्स उसका प्रोजेक्ट देखने आए थे। माइकल उन्हें 2 टीवीज दिखाता है जिसके अंदर लड़कियां हिल रही थी। मैनेजर्स कहते हैं कि इसमें क्या फर्क है, ये तो पहले भी वैसे था और अभी भी वैसे ही है। पर तभी अचानक माइकल ने पीछे से टीवी हटा दिया और फिर पता चलता है कि उस लड़की का होलोग्राफिक वीडियो प्ले हो रहा है, यानी कि माइकल ने दिया गया प्रोजेक्ट सही टाइम पर कंप्लीट कर लिया है। सारे मैनेजर्स उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हालांकि माइकल ने रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके लिए ये प्रोडक्ट बना दिया होता है, लेकिन IT कंपनी वाले ये नहीं चाहते थे कि माइकल ये डिवाइस किसी और कंपनी के लिए बनाए। इसीलिए उन लोगों ने माइकल को एक चेयर पे बिठा दिया जहाँ पर उसके पिछले 2 महीने की यादें मिटा दी जाएंगी, जिससे कि उसे कुछ भी याद न रहे कि 2 महीने में उसने आखिरकार क्या किया। वैज्ञानिकों की टीम में शॉर्टी नाम का एक आदमी होता है जो माइकल का दोस्त था। शॉर्टी ने तो सारे प्रोग्राम सेट करके माइकल के दिमाग से 2 महीने की पीछे की यादें मिटा दी थी। माइकल को जब होश आता है तब शॉर्टी उससे डेट पूछ रहा था। माइकल ने तो ठीक 2 महीने पहले का डेट बताया होता है जो बीत चुका है। और अब यहाँ काम खत्म होने के बाद कंपनी वाले माइकल को उसके पैसे दे देते हैं। माइकल को किसी और चीज से लेना देना ही नहीं था, सिर्फ उसे अपने काम के पैसे चाहिए थे। माइकल अपने दोस्त शॉर्टी को भी यही बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसे अपने काम के पैसे मिलने से मतलब है। अब शॉर्टी जब अपने घर पर आता है तब उसे अपने एक दोस्त का लेटर मिला था जिसने कि माइकल को अपनी एंगेजमेंट पार्टी पर बुलाया होता है। माइकल तो शॉर्टी के साथ चला गया था उस पार्टी के अंदर। तभी माइकल को पार्टी के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी दिखाई दी थी जिसका नाम रेचल होता है। माइकल तो रेचल के पास जाकर उससे बातें करने लगा था। उसने पहले ही बार में रेचल से कह दिया होता है कि लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए, लेकिन रेचल इस बार मना करके कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तब हम जरूर जाएंगे। अब माइकल अपने दोस्त जॉन से मिलता है जिसकी एंगेजमेंट पार्टी थी। जॉन यहाँ पर माइकल को बातों ही बातों में अपनी कंपनी की एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। जॉन माइकल को बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, लेकिन अगर तुम ये प्रोजेक्ट बनाने में कामयाब हो गए तब तुम्हें कई सारे करोड़ डॉलर मिलेंगे और आई थिंक इस प्रोजेक्ट के बाद तुम्हें और कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइकल को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो वो नहीं कर सकता, इसीलिए वो जॉन से इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज्यादा बातें पूछता है। जॉन ने माइकल को कहा कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 10 साल है, यानी कि तुम्हें 10 साल तक इस प्रोजेक्ट में रहना पड़ेगा और तुम किसी से भी मिल नहीं पाओगे। इतने सारे पैसे देखकर तो कोई भी मान जाता, इसीलिए माइकल ने भी थोड़ा सोच समझकर इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दिया होता है। अब अगले दिन ही माइकल को जॉन की कंपनी में लेकर आया गया प्रोजेक्ट में ज्वाइन कराने के लिए। माइकल के बॉडी की सारी टेस्टिंग की जा रही थी। सबसे पहले उसके बॉडी में एक लिक्विड डाला जाता है जो आज के टाइम ड्यूरेशन से 10 साल तक चलता रहेगा और जब भी प्रोजेक्ट खत्म होगा तब एक दूसरा लिक्विड डालने पर माइकल अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी यादें भूल जाएगा। जॉन माइकल से एक और बार पूछता है क्योंकि अगर वो इस प्रोजेक्ट में चला गया तब उसे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं होगी, उसे यहीं पर अपना प्रोजेक्ट खत्म करना होगा बिना टाइम पास किए। अब माइकल अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे जिमी नाम का एक वैज्ञानिक मिला था जो अपनी टीम से माइकल को मिलाता रहता है। माइकल तो पूरी तरीके से शॉक रह गया था रेचल को अपनी टीम में देखकर। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि माइकल कहीं न कहीं रेचल को लाइक करने लगा था और अब तो उसने मन बना लिया था कि वो ये प्रोजेक्ट करके ही रहेगा। लेकिन माइकल का ये डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, इसका उसे जरा भी आइडिया नहीं होता। अब यहाँ माइकल को उसके साथ काम करने वाले विलियम नाम के एक वैज्ञानिक से मिलवाया गया था जो सारे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करने के बाद माइकल के सामने एक ब्रीफ केस ओपन करता है। ब्रीफ केस के अंदर से तो काफी चमकदार रोशनी निकल रही थी जिसे माइकल ठीक से देख नहीं पाता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। कुछ देर बाद जब माइकल होश में आया तब उसने नोटिस किया कि जॉन ने उसे दूसरा इंजेक्शन लगा दिया है जिससे कि माइकल अपनी सारी यादें भूल जाएगा। जॉन माइकल को कह रहा था कि पूरे 10 साल बीत चुके हैं और हमारा प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका है, तुम्हें अब पिछले 10 साल की कोई बातें याद नहीं रहेंगी, इसीलिए तुम सिर्फ घर पर जाओ और अपना अकाउंट चेक करो, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। माइकल को कुछ समझ ही नहीं रहा था क्योंकि वो सारी चीजें भूल चुका होता है। फिलहाल तो वो अपने घर पर पहुंचा और तुरंत ही अकाउंट चेक किया, तब अकाउंट में उसे कई मिलियन डॉलर्स मिलते हैं जिसकी मदद से अब माइकल एकदम लग्जरियस लाइफ जी सकता था। पैसे मिलने के बाद माइकल बहुत ज्यादा खुश होता है। अब अगले दिन माइकल बैंक में अपने पैसों को निकालने चला गया होता है, पर चेक करने के बाद एक एम्प्लॉय ने माइकल को बताया कि आपके सारे पैसे डोनेट कर दिए गए हैं और उन्हें आपने ही डोनेट किया था। माइकल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतने पैसे क्यों डोनेट करेगा। वो एम्प्लॉय कहती है कि ऐसा ही हुआ है और अब आपके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं है।
आपके नाम से सिर्फ एक पार्सल था। माइकल जब उस पार्सल को देखने लग जाता है तब उसके अंदर किसी की घड़ी, टिकट और भी बहुत सारी छोटे छोटे सामान मौजूद थे। माइकल को तो नहीं पता चलता कि आखिर ये सारी चीजें किसने भेजी हैं और ये क्या है। इसीलिए वो लेडीज एम्प्लॉय से बात करता है कि प्लीज आप चेक करो, कुछ गड़बड़ी हुई है, मुझे अपने पैसे चाहिए किसी भी हालत में। अब वो एम्प्लॉय माइकल को बाहर बैठने के लिए कहती है जिससे कि वो चेक कर सके। पर कुछ ही देर के अंदर अंदर वहाँ पुलिस आ गई थी और माइकल को पकड़कर हिरासत में ले लेती है। पुलिस वाले माइकल से पूछताछ कर रहे थे कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से थे। तब जाकर माइकल बताता है कि मुझे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, लेकिन उन लोगों ने मेरी सारी यादें मिटा दी। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मुझे ये सारे पैसे मिले, लेकिन पुलिस वालों को माइकल पर अभी भी शक हो रहा था। वो माइकल को उसी की कंपनी का एक केस बताते हैं जिसमें विलियम नाम का वैज्ञानिक मेन रोल प्ले कर रहा था। उन्हें पता चला होता है कि विलियम एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन हाल ही में न्यूज मिली थी कि विलियम ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी है। और अब ये सारी चीजें पूरी तरीके से मिस्ट्री बनकर रह चुकी थी। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को माइकल के बैग में एक सिगरेट मिलती है, इसीलिए वो उसे जलाकर पीने लग गया था। पर वो एरिया नो स्मोकिंग जोन होता है, इसीलिए धुआं डिटेक्ट करने पर वहाँ पर अलार्म्स बजने लग गए थे। मौके का फायदा उठाकर माइकल तो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। माइकल ने सबसे पहले अपने सारे पैकेजेस उठाए और वहाँ से निकल गया। पुलिस वाले लगातार माइकल का पीछा करते ही जा रहे थे। पुलिस वालों को शक था कि जिमी नाम का वो वैज्ञानिक जो कंपनी चलाता था उसी ने ये सारी चीजें की हैं, इसीलिए वो माइकल के जरिए जिमी तक पहुंचना चाहते थे। माइकल तो लगातार भागते हुए एक बस स्टैंड के पास पहुंच जाता है जहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। पर तभी माइकल को अपने पार्सल में बस का एक टिकट दिखता है। माइकल तुरंत ही टिकट लेके बस के अंदर बैठ गया था बचने के लिए। अब वो पार्सल में मौजूद अलग अलग टाइप की चीजों को देखने लगता है जिसके अंदर एक अंगूठी भी शामिल थी। माइकल बहुत ध्यान से अंगूठी को देख ही रहा था, तभी एक लड़का उसकी अंगूठी चुराकर वहाँ से भागने लग जाता है। माइकल तो लगातार उस बच्चे का पीछा करने लगा था जो भागते भागते उसी बैंक के पास आ जाता है जहाँ पर वो पैसे निकालने गया था। माइकल थोड़ा कंफ्यूज होकर उसी एम्प्लॉय के पास जाकर कहने लगा था कि मुझे पता है कि तुम्ही ने पुलिस को बुलाया था, लेकिन अब तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि ये पार्सल मुझे किसने भेजा होगा। वो एम्प्लॉय बताती है कि पार्सल तो आपके नाम से ही आया है। माइकल तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि ये पार्सल वो खुद को कैसे भेज सकता है। ये सारी चीजें तो अभी तक एक मिस्ट्री थी। यहाँ जॉन और जिमी जो एक साथ काम किया करते थे वो बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार माइकल जिंदा कैसे बच गया। सारी चीजें तो पहले से प्लान थी उसे खत्म करने के लिए। ये बातें जिमी और जॉन दोनों को ही नहीं समझ में आ रही थी। पर जब जॉन माइकल द्वारा बनाई गई मशीन को एक्टिवेट कर रहा था तो वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, जैसे कि किसी ने उसके अंदर टेक्निकल इशू डाल के डीएक्टिवेट कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ अब हम माइकल को देखते हैं जो पार्सल में मिली हुई सारी चीजों को बाहर निकाल कर चेक कर रहा था। उसमें से कुछ चीजें तो माइकल के काम की थी, लेकिन बाकी चीजें एकदम बेकार होती हैं। माइकल नहीं समझ पाता कि आखिर ये पार्सल वो खुद को ही कैसे भेज सकता है। अब यहाँ कुछ पूछताछ करने के लिए माइकल अपने दोस्त शॉर्टी को बुलाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलकर कुछ बातें करने लगे थे। माइकल यहाँ शॉर्टी से पूछता है कि आखिर विलियम जिसकी अभी रिसेंटली मौत हो चुकी है वो किस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। शॉर्टी बताता है कि विलियम शायद से किसी डिवाइस को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वो उससे बना नहीं और उसने सुसाइड कर लिया। तभी अचानक माइकल की नजर टीवी पर चल रहे एक लॉटरी शो पर जाती है जिसके बम्पर लॉटरी का नंबर रिवील किया जा रहा था। माइकल तो यहाँ पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि पार्सल के अंदर वो सारे नंबर सेम टू सेम लिखे हुए थे। अब इस बात से माइकल को अंदाजा हो गया था कि आखिरकार विलियम और उसने मशीन कौन सी बनाई थी। माइकल के हिसाब से इसका साफ साफ मतलब था कि उसने 10 साल पहले ये सारी मशीन बना ली होती है, जो कि एक टाइम मशीन थी जिससे कि समय में आगे पीछे जाया जा सकता है। और ये पार्सल में रखी गई चीजें किसी मकसद से रखी गई हैं, जिससे कि शायद मैंने ही अपना फ्यूचर देखकर इसके अंदर मदद के लिए रखा था। क्योंकि अगर इस पार्सल में सिगरेट और चश्मा नहीं होता तो मैं पुलिस स्टेशन से भाग नहीं पाता, और अगर मेरे पास बस की टिकट नहीं होती तब पुलिस वाले मुझे पकड़ लेते। यानी कि मैंने टाइम मशीन बना ली है और मैं खुद की ही मदद कर रहा हूँ फ्यूचर देख के। कंफर्म करने के लिए माइकल शॉर्टी को वो लॉटरी की टिकट दिखाता है जिसके ऊपर सेम टू सेम नंबर था। और अब जाकर माइकल को थोड़ी सी बातें समझ में आ चुकी थी। यहाँ जॉन को उसका एक वैज्ञानिक बताता है कि शायद से माइकल ने मशीन के अंदर कुछ वायरस डाल दिया है और यही वायरस मशीन को एक्टिवेट होने से रोक रहा है। जॉन को समझ आ चुका था कि इन सारी चीजों के पीछे माइकल ही है, इसीलिए वो माइकल को किसी भी हालत में पकड़ना चाहता था। यहाँ शॉर्टी माइकल को कह रहा होता है कि समय में आगे और पीछे जाना एकदम से नामुमकिन है। माइकल तो उसका जवाब देते हुए कह रहा था कि हाँ, भले ही ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने पिछले 10 सालों में जिसकी यादें मेरे दिमाग से मिटा दी गई हैं, उतने समय में टाइम मशीन बना के यूज भी कर ली थी। और शायद मैंने देखा होगा कि फ्यूचर में मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैंने उसका सारा इंतजाम पहले ही करके रखा था, जैसे कि ये सारे पार्सल मिलना जिसे कि मैंने ही भेजा है फ्यूचर से। तभी माइकल को जॉन दिखाई देता है जो अपने सारे लोगों के साथ आ चुका था उसे पकड़ने के लिए। माइकल तुरंत ही शॉर्टी को यहाँ से भागने के लिए कह रहा था और वो खुद जॉन से लड़ाई करने चला जाता है, पर उन सभी के पास तो गन मौजूद थी, इसीलिए माइकल सबसे पहले अपनी जान बचाकर एक टनल में आ जाता है जहाँ पर रेलवे ट्रैक मौजूद थी। अब उसके सामने जिमी मौजूद था जिसने कि माइकल को गन पॉइंट पर ले लिया होता है। यानी कि जॉन और जिमी दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे जिन्होंने माइकल की काबिलियत का फायदा उठाया और उससे टाइम मशीन बनवा ली।
अब अचानक माइकल को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि लिटरली ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रही थी। माइकल तो लगातार ट्रेन की दूसरी तरफ भागने लगा था, लेकिन टनल इतनी ज्यादा लंबी थी कि वो सही समय पर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए माइकल ने अपने पार्सल के अंदर से एक छोटा सा पिन निकाला और उसकी मदद से ट्रेन के सिस्टम्स का शॉर्ट सर्किट कर दिया। लकीली वो ट्रेन थोड़ी देर के अंदर ही अंदर रुक जाती है। माइकल तो तुरंत ही उन सभी लोगों से बचते हुए वापस अपने घर पर चला आया। अब तो पुलिस डिपार्टमेंट वालों को भी माइकल के टाइम मशीन के बारे में पता चल चुका होता है कि इस डिवाइस की मदद से फ्यूचर और पास्ट में जाया जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट का हेड कह रहा था कि अगर ये मशीन हमारे पास आ जाएगी, हम इसकी मदद से शहर में सारे क्राइम्स को रोक सकते थे। इसीलिए पुलिस वालों का भी इंटरेस्ट टाइम मशीन की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ माइकल जब सो रहा था तभी उसे एक विजन आता है जिसमें कि एक गोली उसे डायरेक्टली आकर लगती है। ये डरावना सपना देखते ही माइकल उठ गया था। अब माइकल को पार्सल के अंदर एक रेस्टोरेंट का नाम मिला था। जिन लोगों को वो कॉल करके पूछ रहा होता है कि क्या मैंने कोई रजिस्ट्रेशन किया था यहाँ पर, तब जाकर रेस्टोरेंट वाले बताते हैं कि हाँ, आपका रिजर्वेशन यहाँ पर हो चुका है। यानी कि ये शायद फ्यूचर वाले माइकल ने पहले से ही करके रखा होगा। अब हमें रेचल दिखाई जाती है जो लगातार उन फोटोज को देख रही थी जिसमें कि उसने माइकल के साथ काफी अच्छे समय बिताए थे। दरअसल ये 10 साल पहले वाली फोटोज होती है जिस समय में माइकल उस डिवाइस को बना रहा था, और वो मोमेंट ऐसा होता है कि रेचल और माइकल एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। लेकिन अब जॉन रेचल के पास आकर उसे झूठ मूठ कहता है कि माइकल अपना सारा एक्सपेरिमेंट छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला गया है और वो अब वापस कभी नहीं लौटेगा। रेचल इस बात से थोड़ा सा नाराज हो गई थी क्योंकि माइकल ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो लोग हमेशा साथ में रहेंगे, और अब वो थोड़ी डिप्रेशन में चली जाती है। बाद में हमें पता चला कि जॉन की पूरी टीम लगातार रेचल पर नजर रख रही है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शायद माइकल जरूर रेचल से मिलने आएगा। रेचल बाथरूम में मौजूद थी, तभी अचानक वो किसी को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। उसका बिहेवियर एकदम टेंशन से एकदम खुश हो गया था। जॉन यहाँ पर नहीं समझ पाता कि आखिर रेचल ने वॉशरूम के अंदर क्या देखा। रेचल तो अब नए नए कपड़े पहनकर किसी से मिलने बाहर निकल गई थी। जॉन ने जब उसके वॉशरूम में जाकर देखा तब माइकल ने वहाँ पर मैसेज लिखा होता है कि तुम इस रेस्टोरेंट में आ जाओ इतने बजे, और रेचल जरूर माइकल से ही मिलने जा रही है। इसीलिए अब जॉन ने जल्द से जल्द रिसर्च करके रेचल जैसे ही एक डुप्लीकेट को पता किया और उसे रेचल के पहुँचने से पहले माइकल के पास उस रेस्टोरेंट में भेजा। रेचल की डुप्लीकेट को जॉन ईयरफोन्स की मदद से लगातार कमांड प्रोवाइड कर रहा होता है जिससे कि वो माइकल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। माइकल भी डुप्लीकेट रेचल को पहचान नहीं पा रहा था। अब यहाँ जॉन को ये तो आइडिया हो जाता है कि शायद फ्यूचर वाला माइकल इसकी मदद कर रहा है। इसीलिए उसने रेचल को कह दिया कि तुम माइकल की उस पैकेट में से कोई भी एक चीज अपने पास रख लो, जिससे कि माइकल के बचने की सारी गणित एकदम से फ्लॉप हो जाएगी। रेचल माइकल से एक सामान ले भी लेती है, पर तभी माइकल ने नोटिस कर लिया था कि शायद ये तो उसकी रेचल है ही नहीं। ये बात कंफर्म करने के लिए माइकल ने डुप्लीकेट रेचल से अपना फेवरेट गेम पूछा, जिसके बारे में ऑब्वियसली उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तभी अचानक पीछे से असली वाली रेचल आकर अपने डुप्लीकेट को मारने लग जाती है। अगले मोमेंट में जॉन के सारे आदमी उन पर हमला करने लगे थे, इसीलिए माइकल रेचल को लेकर तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। वो तो लगातार रेचल के साथ एक बाइक पर सवार होकर कहीं दूसरी तरफ निकल गए थे। जिमी, जॉन और उसके सभी साथी लगातार माइकल का पीछा कर रहे थे। अब तो पुलिस वाले भी माइकल के पीछे पड़ जाते हैं टाइम मशीन हासिल करने के लिए, पर वो दोनों किसी भी तरीके से एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। रेचल अब माइकल को उनके साथ बिताई गई सारी वीडियो फुटेजेस दिखा रही थी जिससे कि माइकल की सारी यादें वापस आ जाएं। पर माइकल तो उस पार्सल को बड़ी अच्छी तरीके से देख रहा होता है कि उसके ऊपर कुछ और क्लू तो नहीं मौजूद है। तभी उसे स्टैम्प पेपर्स पर कुछ गड़बड़ दिखी। जब उसने स्टैम्प पेपर्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तब दूसरी आंख पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के टुकड़े लगाए गए थे। ये इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से देख ही नहीं सकता कोई भी। माइकल को वो सारी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जाकर पता चला कि उसकी बनाई गई टाइम मशीन से कई सारे दंगे फसाद होंगे। आगे चलकर सभी देश इस टाइम मशीन के लिए एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे और फिर तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। माइकल को इतना तो अंदाजा हो जाता है कि सारी चीजें टाइम मशीन की वजह से हो रही हैं, इसीलिए अब उन्हें किसी भी हालत में टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। माइकल और रेचल प्लान बनाते हैं कि वो जॉन की लेबोरेटरी में जाकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए वो दोनों लगातार जॉन की कंपनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पुलिस की पूरी डिपार्टमेंट भी लगातार माइकल के ऊपर नजर रखी हुई थी क्योंकि जब माइकल मशीन के पास जाएगा तब वो सारे लोग मशीन को जब्त कर ले। अब जॉन की टीम को यहाँ पर पता चल जाता है कि माइकल और रेचल उसकी कंपनी में आ चुके हैं। जॉन तो यही चाहता था कि माइकल टाइम मशीन के पास आ जाए और उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे, उसके बाद वो माइकल और रेचल को मरवा देगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल रेचल बचते बचाते कैसे भी उस सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर टाइम मशीन रखी हुई थी। पर माइकल सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं है, यानी कि ताल में जरूर कुछ काला है। माइकल ने उस चैम्बर का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके वहाँ के दरवाजे लॉक कर दिए थे जिससे कि बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता।
अब माइकल अपनी बनाई गई टाइम मशीन के पास आकर उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो चालू ही नहीं हो रही थी। माइकल को देखकर समझ में आ चुका था कि शायद से उसने ही कोई वायरस इंसर्ट किया होगा, जिसकी वजह से ये मशीन चल नहीं रही है। अब माइकल ने पार्सल में मौजूद एक छोटा न्यूज़पेपर निकाला, जिसके ऊपर क्लू बने हुए थे और उनकी मदद से वायरस का पता लगाया जा सकता था। माइकल थोड़ी सी रिसर्च करके वायरस को निकालने में कामयाब भी हो जाता है, जिसके बाद वो टाइम मशीन लिटरली पूरी तरीके से काम करने लगी थी। यहाँ जॉन और जिमी को ये बात पता चलने पर कि टाइम मशीन ठीक हो चुकी है, वो अपने आदमियों को आदेश देता है कि रेचल और माइकल को जान से मार दिया जाए। यहाँ माइकल अपनी बनाई गई टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार अपना फ्यूचर देखता है, जिसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ ही घंटों में माइकल को गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। माइकल तुरंत ही टाइम मशीन को बंद करता है और रेचल को दिलासा देता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर हमेशा सही होगा। यहाँ जॉन के सभी आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा लॉक होने के कारण वो तो उसे तोड़ने लग जाते हैं। माइकल और रेचल तो वेंटिलेशन एरिया से बाहर निकलकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी जॉन और उसके आदमियों ने तो माइकल को देख लिया होता है। उन लोगों में लगातार हाथापाई होने लगी थी। दरवाजा खुलने के बाद तो जॉन और जिमी बारी बारी जाकर अपना फ्यूचर देख रहे थे। जॉन तो अब आ गया था माइकल को जान से मारने के लिए, लेकिन जिमी लगातार अपना फ्यूचर देखता ही रहता है। अब यहाँ जॉन माइकल के ऊपर बंदूक तान कर कह रहा था कि मैंने तुम्हारा फ्यूचर देख लिया है, तुम्हें एक गोली लगने के कारण तुम जल्द से जल्द मारे जाओगे। जॉन फिर से कह रहा था कि ये फ्यूचर तुमने देखा है और जरूरी नहीं ये सच ही होगा। शायद माइकल को कुछ ऐसी बात पता है जो जॉन को आइडिया ही नहीं था। अब माइकल और रेचल को पूरी तरीके से पकड़ने के बाद जॉन थोड़ा सा बकवास करने लगा था कि वो किस तरह की दुनिया चाहता है, टाइम मशीन की मदद से वो किस तरीके के इन्वेंशंस करेगा और इंसानियत का भला करेगा। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसे कि बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर ने चलाया था। वो सब माइकल को मारना चाहते थे, लेकिन माइकल को ये सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं। गोली उससे लगती उससे पहले माइकल साइड हट गया और अब गोली डायरेक्टली जॉन को आकर लग जाती है, जिससे कि जॉन तुरंत ही मारा गया। माइकल और रेचल जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जिमी जो अपना फ्यूचर देख रहा था, तभी उसे पता चलता है कि कुछ ही देर के अंदर ये पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट होने वाली है, और जब तक वो इस बारे में कुछ कर पाता, सच में वो पूरी जगह ब्लास्ट होने लग गई। टाइम मशीन से लेकर पूरा चैम्बर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जाकर जिमी और जॉन दोनों ही मारे जा चुके थे। माइकल जानबूझकर पता नहीं क्यों अपनी एक घड़ी वहीं छोड़ देता है और रेचल के साथ जल्द से जल्द चला जाता है। थोड़ी देर में पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोग धमाके वाली जगह पर आकर छानबीन करने लगे थे। तभी उनमें से एक ऑफिसर को माइकल की टूटी हुई घड़ी मिलती है, जिसे कि उसने बिना बताए अपनी जेब में रख लिया था। अब हमें यहाँ कई महीनों बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर माइकल और रेचल एक साथ जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ रेचल के कहने पर शॉर्टी उसके घर जाकर दो बहुत ही प्यारे पंछियों के पिंजरे को लेकर आता है, जिसे कि रेचल बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन यहाँ माइकल को कुछ याद आ रहा था उन पंछियों के पिंजरे को देखकर। वो कह रहा होता है कि जरूर मैंने इन पंछियों के पिंजरों के साथ कुछ तो किया था, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये पिंजरे कहीं भी नहीं जाने वाले। जब माइकल ने पक्षियों के पिंजरे को अच्छे से चेक किया, तब उसके अंदर सच में $90 मिलियन का जैकपॉट चेक होता है, जो कि शायद माइकल ने ही यहाँ पर रखा होगा। यानी कि इसके बाद उन्हें कुछ भी कमाने धमाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की एडवेंचरस और साइंस फिक्शन मूवीज में, तब तक के लिए बाय बाय।